Hello students, again we are going to start with literary devices. ठीक है, और हम आगे कुछ और लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आज का जो हमारा पहला लिटरेरी डिवाइस है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस लिटरेरी डिवाइस का नाम है सिनेक्डिकी. ठीक है, सिनेक्डिकी. अब सिनेक्डिकी का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको हम समझते हैं. सबसे पहले मैं आपके लिए, आपके रेफरेंस के लिए इसकी डेफिनेशन यहां पर लिख देता हूं. ठीक है, व्हाट इज सिनेक्डिकी? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which a part of an object is used to refer to whole object. Or the whole object is used to refer to a part. ठीक है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा आपको. ठीक है, बट इतना कंफ्यूजिंग है नहीं. इसे समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा. क्या है सिनेक्डिकी? ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट के एक पार्ट को यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन हमारा इंटेंशन क्या होता है? उस पूरे ऑब्जेक्ट से होता है. या फिर इसका वाइस वर्सा, इसका ऑपोजिट, कि हम क्या करते हैं, हम हमारे टेक्स्ट में यूज तो पूरे ऑब्जेक्ट को करते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट के सिर्फ एक पार्ट से होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिखूं, ठीक है, और एग्जाम्पल में मैं लिखूं हैज राम गॉट एनी व्हील्स. ठीक है, हैज राम गॉट एनी व्हील्स. तो देखिए हमने यहां पर क्या किया, हमने वर्ड यूज किया व्हील्स. राइट, व्हील्स क्या है? व्हीकल का एक पार्ट है. ठीक है, गाड़ी का क्या है? एक पार्ट है. हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? उस पार्ट को डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, हम उस पार्ट को लिख रहे हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है? यहां पर हमारा पूछने का इंटेंशन क्या है कि क्या राम के पास कोई गाड़ी है, लेकिन हम यूज क्या कर रहे हैं? वर्ड, सिर्फ उसका एक पार्ट. ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? सिनेक्डिकी कहा जाता है. ऐसी सिचुएशन जहां पर हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट के किसी एक पार्ट को यूज करते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन उस पूरे ऑब्जेक्ट से होता है. ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? सिनेक्डिकी कहा जाता है. ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका. I praised the hands who painted that picture. ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि मैं उन हाथों की तारीफ कर रहा हूं या तारीफ करता हूं जिन्होंने उस पिक्चर को पेंट किया. अब एक्चुअल में क्या हम सिर्फ हाथों की ही तारीफ कर रहे हैं? नहीं ना. हम यहां पर हैंड्स के थ्रू किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर्टिस्ट को.
ठीक है, उस पूरे आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उस पूरे आर्टिस्ट को प्रेज कर रहे हैं जिसने उस पिक्चर को पेंट किया है। लेकिन हम लिख क्या रहे हैं? आई प्रेज द हैंड्स हु पेंटेड दैट पिक्चर। इसे क्या कहा जाता है? इसे सिनेक्डिकी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि हमने क्या किया, वी हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट आवर इंटेंशन वाज टू रेफर द होल ऑब्जेक्ट। हमारा इंटेंशन क्या था? उस पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अब इसी का दूसरा पार्ट क्या है? ठीक है, वो दूसरा पार्ट भी देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या होता है? हम पूरे ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं लेकिन हमारा इंटेंशन क्या होता है? सिर्फ उसके एक पार्ट से होता है। वो एग्जाम्पल भी देखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत कॉमन सी हेडलाइन है, ये आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ी होंगी। इंडिया बीट पाकिस्तान इन क्रिकेट वनडे। ठीक है, हमने क्या लिखा? इंडिया बीट पाकिस्तान इन क्रिकेट वनडे। मतलब क्रिकेट वनडे मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? पूरी कंट्री को लिख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, जबकि हमारा इंटेंशन क्या है? हम क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं यहां पर? सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम, और यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ठीक है, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को क्रिकेट वनडे में हराया है, लेकिन हम लिख क्या रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को क्रिकेट वनडे में हरा दिया। अब इंडिया में तो सभी आते हैं, तो क्या इंडिया का हर एक इंसान जो है वो पाकिस्तान को क्रिकेट में हराने गया? नहीं, सिर्फ इंडिया की जो क्रिकेट टीम थी, 11 या 15 प्लेयर्स की जो क्रिकेट टीम थी, उस क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मैच में हराया। पर हमने क्या लिखा? इंडिया बीट पाकिस्तान इन क्रिकेट वनडे। तो यहां पर हमने क्या किया? होल ऑब्जेक्ट, एक पूरे ऑब्जेक्ट को लिखा, जबकि हमारा इंटेंशन क्या था? उस ऑब्जेक्ट के सिर्फ एक पार्ट से था। राइट, तो इसे भी क्या कहा जाता है? सिनेक्डिकी कहा जाता है। क्या है सिनेक्डिकी? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहां पर हम क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट के सिर्फ एक पार्ट को यूज करते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन उस पूरे ऑब्जेक्ट से होता है, या फिर हम पूरे ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं लेकिन हमारा इंटेंशन सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर पार्ट से होता है। इसे क्या कहा जाता है? सिनेक्डिकी कहा जाता है। प्लीज नोट इट डाउन। Okay, now our next literary device is allegory. Right? What is allegory? It is a form of writing usually a story or a description
in which the person place, object and events have a meaning and implication beyond real meaning. ठीक है, अब क्या मतलब हुआ इसका? ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो नॉर्मली स्टोरी या एक डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में होता है, जहां पर किसी पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और जो इवेंट है उनका मीनिंग और इम्प्लीकेशन उनके रियल मीनिंग से अलग होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टोरी ऑफ हेयर एंड टॉर्टॉइज। ठीक है, अब इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था? कहानी का रियल मीनिंग क्या है कि हेयर और टॉर्टॉइज यानी खरगोश और कछुए में शर्त लगी कि कौन फास्ट है। दोनों ने रेस करना स्टार्ट किया। जब रेस खत्म हुई तो रेस स्टार्ट हुई तो जो खरगोश था वो बहुत तेज दौड़ने लगा और दौड़ते 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 बहुत आगे निकल गया। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो कछुए का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और उसने सोचा कि अभी तो बहुत टाइम है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। वो रेस्ट करने लगा, उसे नींद आ गई और इतने में टॉर्टॉइस जो है वो धीरे धीरे चलते हुए आया और उसने फिनिश लाइन को क्रॉस कर लिया। ठीक है, कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। ये तो हुआ हमारे इस कहानी का रियल मीनिंग कि भाई खरगोश और कछुए में रेस हुई जिसमें खरगोश हार गया, कछुआ जीत गया। ठीक है, दैट इज रियल मीनिंग। पर एलिगरी में क्या होता है? इस रियल मीनिंग के अलावा भी क्या होता है? एक इंटेंडेड मीनिंग, एक अलग मीनिंग होता है, एक मॉरल मीनिंग होता है। और अगर हम इस स्टोरी की बात करें तो इस स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है? दैट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है, क्या मैसेज मिलता है हमें इससे? कि भाई अगर आप स्लो हैं लेकिन आप स्टेडीली काम कर रहे हैं विद डेडिकेशन, ठीक है, आप कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप जीतेंगे। आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। दैट इज व्हाट, दैट इज आवर इंटेंडेड मीनिंग। तो ऐसे जो टेक्स्ट होते हैं, ऐसे जो राइटिंग स्टाइल्स होती हैं, जहां पर आपको क्या मिलता है? रियल मीनिंग के अलावा कोई और इंटेंडेड मीनिंग मिलता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? एलिगरी कहा जाता है। अच्छा, अब एलिगरी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी हैं, ठीक है, वो भी अब हम देख लेते हैं। एलिगरी में क्या होता है? नॉर्मली कैरेक्टर्स आर एनिमल्स। ठीक है, एलिगरी में नॉर्मली जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं। हु shows human virtues like
ट्रस्ट, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। ठीक है, एलिग्री में क्या होता है, नॉर्मली जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ह्यूमन वर्च्यूज को शो करते हैं, जैसे ट्रस्ट, ऑनेस्टी, इस तरह के मॉरल वर्च्यूज को शो करते हैं और हमें मॉरल मैसेज प्रोवाइड करते हैं। राइट, आप इसे नोट कर लें। Our next literary device is transferred epithet। ठीक है, अब ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब क्या होता है, तो देखें, ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब समझते हैं। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, अगेन फिगर ऑफ स्पीच in which an epithet मतलब एडजेक्टिव grammatically qualifies a noun other than the person or thing it is actually describing। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, ट्रांसफर्ड एपिथेट एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक एपिथेट मतलब एक एडजेक्टिव। नाउ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की क्वालिटी को बताते हैं। जैसे अगर मैं कहूं ही इज अ बॉय, तो यहां पर बॉय क्या है, एक नाउन है। अगर मैं कहता हूं ही इज अ टॉल बॉय, तो टॉल क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, हमारे नाउन की यानी हमारे बॉय की क्वालिटी को बता रहा है कि वो बॉय कैसा है, टॉल है। राइट, तो दैट इज व्हाट, दैट इज एन एडजेक्टिव। तो यहां पर क्या होता है, ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक एपिथेट यानी एक एडजेक्टिव ग्रामेटिकली उस नाउन को क्वालिफाई नहीं करता जिसको वो एक्चुअली डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब जिस नाउन को उसे डिस्क्राइब करना चाहिए उस नाउन को डिस्क्राइब करने के अलावा वो किसी और चीज को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको और मैं लिखूं फॉर एग्जाम्पल आई हैड अ स्लीपलेस नाइट। ठीक है, यहां पर आए कौन है, नाउन जिसके बारे में बात हो रही है। एपिथेट क्या है, स्लीपलेस। ठीक है, तो हमने क्या किया, वैसे तो स्लीपलेस कौन था, मैं था।
ठीक है, स्लीपलेस वर्ड किसके साथ यूज होना चाहिए? नाउन के साथ यूज होना चाहिए, ये नाउन को क्वालिफाई करना चाहिए, लेकिन हम स्लीपलेस वर्ड को किसके साथ यूज कर रहे हैं? नाइट के साथ यूज कर रहे हैं। दैट इज व्हाट ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखिए, नाइट क्या कभी नाइट स्लीपलेस हो सकती है? नाइट तो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, एक नॉन लिविंग फेनोमेना है, वो स्लीपलेस कैसे हो सकती है? रात को नींद थोड़ी आ सकती है, रात तो एक फेनोमेना है, राइट? वो स्लीपलेस नहीं हो सकता। नाइट इज नॉट स्लीपलेस, इट इज आई हु वाज फीलिंग स्लीपलेस। ठीक है, स्लीपलेस कौन फील कर रहा था? आई। ठीक है, वो स्लीपलेस फील कर रहा था, और उसकी ये जो स्लीपलेसनेस की जो फीलिंग थी, इसे हमने क्या किया? यहां से नाउन से ट्रांसफर कर दिया किस पर? नाइट पर। और इसी को क्या कहा जाता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम यहां लिख देते हैं नाइट वॉज नॉट sleepless, you were। ठीक है, रात जो है वो स्लीपलेस नहीं थी, आप स्लीपलेस थे, आपको नींद नहीं आ रही थी। ठीक है, द फीलिंग ऑफ sleeplessness has been transferred from you to the night। ठीक है, मतलब रात अपने आप में स्लीपलेस नहीं थी, आप स्लीपलेस थे, और वो जो फीलिंग थी स्लीपलेसनेस की, उसको ट्रांसफर कर दिया गया आप से किस पर? नाइट पर। तो दैट इज व्हाट? दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। She has an unhappy marriage। ठीक है, क्या लिखा हमने? She has an unhappy marriage। अब देखिए, मैरिज जो है, क्या मैरिज अनहैप्पी हो सकती है? नहीं, मैरिज तो क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, राइट? वो कॉन्सेप्ट कभी भी हैप्पी या अनहैप्पी थोड़ी हो सकता है। मैरिज इज व्हाट? इट्स नेचुरल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर मैरिज अपने आप में अनहैप्पी होती तो फिर तो हर किसी की अनहैप्पी होनी चाहिए थी। क्या हर किसी की शादी अनहैप्पी होती है? नहीं, मेरी तो नहीं है बिल्कुल भी, राइट? तो मैरिज इज व्हाट? मैरिज इन इटसेल्फ इज नॉट अनहैप्पी। ठीक है, प्रॉब्लम किसके साथ है? प्रॉब्लम इसके साथ है, जो हमारा नाउन है शी, नाउन के साथ प्रॉब्लम है, और इस पर्टिकुलर पर्सन की जो मैरिज है वो अनहैप्पी है। ठीक है, मैरिज इन इटसेल्फ इज नॉट अनहैप्पी। ये जो पर्सन है, ठीक है, दिस पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड और नॉट हैप्पी विद हर मैरिड लाइफ। ठीक है, ये अनहैप्पी है, और इस अनहैप्पीनेस की फीलिंग को हमने क्या किया? यहां से ट्रांसफर कर दिया किस पर? मैरिज पर, राइट? मैरिज अपने आप में अनहैप्पी नहीं है, इट इज दिस पर्सन हु इज फीलिंग अनहैप्पी विद हर मैरिज, राइट? तो इसी को क्या कहते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं, जहां पर हमारा जो एपिथेट है, यानी जो हमारा एडजेक्टिव है, वो नाउन को क्वालिफाई करने की बजाय किसी और ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है। ठीक है, हम क्या करते हैं? इस एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम द नाउन दैट ही इज एक्चुअली, और फ्रॉम द नाउन दैट इट इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग। क्लियर? इसे क्या कहा जाता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट
कहा जाता है। ओके, अब एक लास्ट हमारा लिटरेरी डिवाइस है जिसको हम और कवर करते हैं बहुत क्विकली। बहुत ही सिंपल सा लिटरेरी डिवाइस है ये। आफ्टर दैट हमारा जो लिटरेरी डिवाइसेस का टॉपिक है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो द लास्ट लिटरेरी डिवाइस इज एल्यूजन। अब एल्यूजन का मतलब क्या होता है? एल्यूजन का मतलब होता है अ ब्रीफ रेफरेंस ऑफ हिस्टोरिकल event, comma, mythological situation or event, comma, वर्क ऑफ आर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, जब हम हमारे टेक्स्ट में किसी हिस्टोरिकल इवेंट का, माइथोलॉजिकल सिचुएशन का, या किसी माइथोलॉजिकल इवेंट का, या फिर किसी वर्क ऑफ आर्ट का, या फिर किसी हिस्टोरिकल फिगर का रेफरेंस देते हैं, तो वो रेफरेंस क्या कहलाता है? एल्यूजन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? एल्यूजन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिखूं चॉकलेट इज माई Achilles heel। ठीक है, क्या लिखा मैंने? चॉकलेट इज माई अकिलीज हील। तो यहां पर हमने क्या किया? एक माइथोलॉजिकल फिगर का रेफरेंस दिया, अकिलीज का, जो ग्रीक माइथोलॉजी से बिलोंग करते हैं, और इनके बारे में ये कहा जाता था कि अकिलीज जो है उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग थी कि उन्हें कोई भी किसी भी तरीके से हर्ट नहीं कर सकता था। ठीक है, इम्पेनिट्रेबल स्किन थी उनकी, उनको कुछ भी किसी भी तरीके से किसी भी हथियार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। बस उनकी सिर्फ एक कमजोरी थी, और वो कमजोरी थी उनकी हील। ठीक है, उनकी सिर्फ एक कमजोरी थी कि उनके हील में अगर कुछ हुआ तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो उसके बाद से क्या हुआ? ये एक स्लैंग बन गया। किसी पर्सन की अगर सिर्फ उसमें कोई कमी ना हो और सिर्फ एक कमी हो, तो उस कमी को रिप्रेजेंट करने के लिए अक्सर ये कहा जाता है दैट पर्टिकुलर थिंग इज हिज अकीलीज हील। तो यहां पर हम कह रहे हैं दैट चॉकलेट इज माय अकीलीज हील, मतलब मेरी जो है वो और कोई कमी नहीं है, मेरी और कोई कमजोरी नहीं है, सिर्फ एक कमजोरी है, और वो क्या है? चॉकलेट। राइट, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? एक ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर का रेफरेंस दे रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? एल्यूजन कहा जाता है। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं एल्यूजन का। जैसे सपोज मैं कहूं दैट ही स्टडीज वेरी हार्ड एंड इज अ रेगुलर आइंस्टाइन, कि वो बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत पढ़ाई करता है, और क्लास में रेगुलर आइंस्टाइन की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? अगेन एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर का रेफरेंस दे रहे हैं, आइंस्टाइन का रेफरेंस दे रहे हैं, तो दैट इज व्हाट? दैट इज एल्यूजन। राइट, तो ये हमारे जो भी मेन लिटरेरी डिवाइसेस थे वो लिटरेरी डिवाइसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब रही बात कुछ और लिटरेरी डिवाइसेस की, कुछ एक पोएम स्पेसिफिक लिटरेरी डिवाइसेस की। तो उन लिटरेरी डिवाइसेस को जब हम पोएम पढ़ेंगे और जब उन पोएम्स में हमारे सामने वो सिचुएशंस आएंगी तो हम तब उन्हें कवर करेंगे।
विद दिस हमारा जो लिटरेरी डिवाइसेस का टॉपिक है वो टॉपिक कंप्लीट होता है. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद आवर लिटरेचर पार्ट. आई होप आपको ये लिटरेरी डिवाइसेस समझ में आए होंगे. अगर आपको लिटरेरी डिवाइसेस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो जो वर्कशीट आपको दी गई है उस वर्कशीट को सॉल्व करिए, और अगर कोई डाउट्स हैं तो अपने जो टीचर इंचार्ज हैं उनसे कांटेक्ट करें. थैंक यू.